सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा का नमस्कार। आकांक्षा जी। आज है राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दिन में एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। जी। और जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ऐसे प्रेरणादायक विचारों को युवाओं के जहन में उतारा स्वामी विवेकानंद जी ने। आज उनकी जयंती है और इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो भारत के दार्शनिक, शुभचिंतक और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, साथ ही साथ समाज सुधारक और एक महान देशभक्त भी थे। वे भारत के युवाओं को देश की ताकत और भविष्य मानते थे। राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं के अंदर ऊर्जा जागृत करता है और आने वाली पीढ़ी जो है और उनका जो भविष्य है उनको एक तरह से प्रेरित करता है ताकि वो देश को विकास की ओर ले जा सके। बिल्कुल। और ये दिन स्वामी विवेकानंद जी के महान विचारों और आदर्शों का प्रचार प्रसार करने और इन्हें अपने जीवन में लागू करने का एक खास और महत्वपूर्ण दिन है, या यूं कह सकते हैं कि अवसर है। साथ ही युवाओं का देश की उन्नति और विकास में योगदान तथा भागीदारी को भी दर्शाता है। साथ ही युवाओं को जागृत करने और प्रेरणा से भर देने वाला अवसर भी होता है। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता थे विश्वनाथ दत्त, जो कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, और माता भुवनेश्वरी देवी थी। वो एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। बिल्कुल। और अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें तो वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे और 1871 में वे ईश्वर चंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में पढ़ाई के लिए स्कूल गए और 1879 यानी कि 1879 में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले इकलौते छात्र थे। उन्होंने ज्यादातर सभी चीजों का अध्ययन किया। उन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास, समाज, कला, साहित्य, साथ ही साथ धर्म, वेद तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें और शास्त्र पढ़े। भारतीय शास्त्रीय संगीत, खेलकूद और व्यायाम में भी वो काफी रुचि रखते थे। उन्होंने सन 1881 में ललित कला की परीक्षा पास कर सन 1884 में आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी की। बिल्कुल। और अगर उनके सन्यासी जीवन की हम बात करें तो विवेकानंद जी वर्ष 1881 में गुरु रामकृष्ण परमहंस से कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में मिले, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया और वे गुरु सेवा और गुरु भक्ति के लिए जाने गए। यानी कहने का मतलब ये कि जो भी काम उन्होंने किया पूरी लगन से किया, पूरी निष्ठा से किया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लगभग 25 वर्ष की आयु में ही नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना घर-बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। इसके बाद ही वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने 9 दिसंबर सन 1898 को कलकत्ता के पास बेलूर में गंगा तट पर अपने गुरु और शिक्षक रामकृष्ण को समर्पित रामकृष्ण मठ की स्थापना की। बिल्कुल। और विश्व धर्म परिषद में प्रतिनिधित्व जो उन्होंने किया था, अगर हम उसकी बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। बाद में विश्व यात्रा करते हुए अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे और उन्होंने विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने भाषण की जिस तरह से शुरुआत की, जो शुरुआत उन्होंने शब्द थे वो ये थे कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, और ये जब उन्होंने शब्द कहे तो तालियों से गूंज गया पूरा माहौल और उनके विचारों से परिषद में बैठे विद्वान काफी प्रभावित हुए और वहां के लोग उनके फैन हो गए, है ना।
जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे। जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे। जो बेबस हो बेचारा, अपनी बेबसी दे दे। दर्द की पुकार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। प्यासा ना रहे कोई, भूखा ना सोए कोई। प्यासा ना रहे कोई, भूखा ना सोए कोई। तन्हा ना हंसे कोई, तन्हा ना रोए कोई। आंसू की धार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। मंजू जी कहते हैं कि एक युवा जो है वो आगे चलकर या बड़ा होकर शिवाजी तभी बनता है जब उसके पीछे ठोस रूप में जीजा माता यानी हाँ। माँ के रूप में जीजाबाई खड़ी होती हैं। बिल्कुल, आज चूंकि हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी हमने इस गाने में भी देखा कि बांटने की बात चली थी, सबको सुखी करने की बात चली थी जी। और सबको बराबर का अधिकार मिले। ये जो भावनाएं हैं या ऐसे जो संस्कार हैं, ये घर से आते हैं और घर में अगर माँ बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालती है तो वो बच्चा आगे जाकर के देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है या फिर बिल्कुल। समाज सुधार के लिए भी वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जी। हम बात कर रहे हैं जीजा माता की हाँ यानी जीजाबाई जिनकी आज जयंती है। हाँ बिल्कुल। और जीजाबाई एक महान देशभक्त थी जिनके रोम रोम में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित थी। इसके अलावा वे भारत की वीर राष्ट्रमाता के रूप में भी मशहूर हुई क्योंकि उन्होंने अपने वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे संस्कार दिए और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र के ऐसे बीज बोए जिसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चलकर एक वीर, महान, निर्भीक नेता, राष्ट्रभक्त और कुशल प्रशासक बने। बिल्कुल, राजमाता जीजाबाई का पूरा जीवन अगर हम देखें तो वो साहस, त्याग और बलिदान से भरा रहा। भारत की वीर माता जीजाबाई ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी तमाम तरह की कठिनाइयों का हिम्मत से और डटकर सामना किया। कभी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना धैर्य भी नहीं खोया। हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे आगे बढ़ती रहीं और यही सब संस्कार उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को भी दिए। साथ ही साथ उन्हें सिखाया कि समाज कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। बिल्कुल। तो आज जीजाबाई की जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए शत शत नमन करते हैं और एक और मशहूर हस्ती को आज हम याद कर रहे हैं, वो है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली यानी कि पंडित कुमार गंधर्व। और आज उनकी पुण्यतिथि है। लोक संगीत को अभूतपूर्व ऊंचाइयां उन्होंने प्रदान की। 10 वर्ष की आयु से ही संगीत समारोहों में वे गाने लगे थे और ऐसा चमत्कारी गायन करते थे ना वो कि उनका नाम कुमार गंधर्व पड़ गया। कबीर जी की रचनाओं को उन्होंने बहुत ही अद्भुत ढंग से गाया। संगीत के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और साल 1990 में पद्म विभूषण से। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। बिल्कुल। तो उनके गाए हुए जो भजन है ना आकांक्षा, अवधूत अगर भजन। हाँ अवधूत भजन है ना, जब हम वो सुनते हैं ना तो मन करता है कि बस सुनते ही रहे। एक अजीब सा आकर्षण, एक अजीब सी कशिश उसके उनके अंदर है। तो क्यों न सुन लिया जाए। बिल्कुल सुन लिया जाए। उड़ जाएगा, उड़
जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा। आ, 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 उड़ जाएगा, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जब होवे उमर पूरी, उमर पूरी, जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुकुम दूरी, जब छूटेगा हुकुम दूरी। जम के दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत। जम से पड़ा झमेरा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। दास कबीर हर के, दास कबीर हर के गुण गावे, गावे। दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पारन पावे, वाहर को पारन पावे।
चेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। आ, आ, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगत दर्शन का मेला, जगत दर्शन का मेला उड़ जाएगा। आकांक्षा, कुमार गंधर्व की आवाज में कबीरदास जी की ये रचना हमने सुनी और शब्द तो अपनी जगह बिल्कुल अद्भुत थे ही, लेकिन आवाज में भी इतनी कशिश है कि हम चाहें या ना चाहें, लेकिन जैसे ही ये आवाज कान में पड़ती है हमारा मन अपने आप भक्ति के भावों से भर जाता है। तो ये बिल्कुल। कितनी अद्भुत बात है ना? बहुत अद्भुत बात है। और हम तो मैं देख रही थी, आप और मैं खुद भी महसूस कर रही थी, मैं दोनों डूबे हुए थे, एकदम सुन रहे थे। बिल्कुल, हाँ। जब खत्म होने को आया तो ऐसा थोड़ा आभास हुआ कि भाई अब हमें इस जो रियल वर्ल्ड है या फिर उसमें ये जो फिर से सच्चाई वाली वापस आना दुनिया है, है। इसमें हमें वापस आना है, यानी कहीं खो जाता है मन। तो ये एक बात होती है कि ऐसे लोगों को महान बनाती है वो बात। बिल्कुल। और जो शब्द थे मंजू जी कि उड़ जाएगा हंस अकेला, बिल्कुल सभी को एक दिन हम सब अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हाँ। लेकिन जब तक हम हैं यहाँ पे, हाँ। जब तक ये जीवन हमें जो मिला है वो क्यों ना हम हंसी खुशी अच्छे से जिए। वो होता है ना, एक उलझी उलझी सी जिंदगी जीते रहते हैं हम। बिल्कुल। तो ये उलझन कैसी है, किस बात की है? हाँ, यानी हमें हर चीज का सरलीकरण करना पड़ता है। हाँ। यानी कि कठिनाइयां हर काम में आती है, वैसे ही जीवन में आती है, लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो उन बातों को थोड़ा सा सरल बना करके आगे बढ़ा जा सकता है। और इसी विषय को लेकर के हमारे एक सखी ने हमें जो बात लिखी है वो हम जी। पहले पढ़ के सुना देते हैं कि जीवन में वैसे तो उलझनों की कमी नहीं, वो जीवन ही क्या जो बिना उलझनों के हो। ऐसा हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब लगता था कि हर दिन एक नया चैलेंज, नई उलझन, बड़ा एंजॉय करते थे। पर अब तो लगता है सुलझी सादी जिंदगी से बेहतर और कुछ नहीं है। हर किसी को ये राय भी देती हूँ कि बस शांति से और कम में सुकून है, परिवार साथ है, बस यही विचार आज का दिन अच्छा गुजरा। ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलते, नियम से इस बात के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो इन्होंने कहा ना कि अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी एक सुलझी सीधी सपाट सी हो, तो ये जो सुलझी जिंदगी है ये ऐसे ही नहीं मिलेगी। अगर कुछ बातों का ध्यान दिया जाए, इनमें बदलाव या सुधार लाने की कोशिश की जाए, तो यकीन मानिए जो जिंदगी है ना वो बहुत व्यवस्थित हो जाएगी। अपने बारे में अच्छा सोचना या योजना बनाना ही काफी नहीं है। बदलाव करने का तरीका जो है वो है पहल करना, शुरुआत करना। शानदार, व्यवस्थित और सुलझी हुई जिंदगी पाने के लिए हर दिन को उलझनों से बचाना पड़ता है। और इसके लिए दिनचर्या ही नहीं, अपने मन को भी सुलझाव की दिशा में आगे ले जाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। और जो कदम हमें उठाने हैं उसमें सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि हमें मुश्किलों से भागना या उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल सामने आते ही हम या तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या ऐसा कोई दूसरा एक रास्ता हम ले लेते हैं कि जहाँ से भाई शॉर्टकट है, चलो निकल लो यहाँ से, इस बात को छोड़ो। तो ये समाधान नहीं है इस मुद्दे का। इस मुद्दे का सामने खड़े होकर मुकाबला करें या उसका निपटारा करें या उसका निराकरण करें, तो उससे क्या होता है कि हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे तो कभी न कभी तो वो समस्या फिर हमारे सामने आने ही वाली, यानी उसको उसी समय सामने मुकाबला करते हुए खत्म करें। जी बिल्कुल। और कई लोग ऐसे भी होते हैं मंजू जी कि अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि भाई हम खाली बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई बोर होने का वक्त कब मिलता है। हाँ, ये तो बड़ा प्रश्न है। हाँ। हर लम्हा हमारे लिए एक अवसर लेकर आता है और जीवन बदलने की पहल उस एक लम्हे से शुरू की जा सकती है। अवसर चुनौतियों की शक्ल में हमारे सामने आते रहते हैं, तो कुछ न करके खाली हाथ बैठने से बदलाव की उम्मीद जो हम करते हैं, हाँ। वो तो बेमानी हुई। बिल्कुल। तो एक दिन, एक घंटा तो क्या, एक पल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये सोचे, हमारे मन में ये भी ख्याल आए कि भाई हम बोर हो रहे हैं, हाँ। हमारे पास करने को कुछ नहीं है, यानी हम
पूरी तरह निष्क्रिय हैं। बिल्कुल, निष्क्रिय हमें नहीं बैठना है, कुछ न कुछ हमें करते रहना है। और वैसे कहते भी है ना कि बहता हुआ जो पानी होता है वही निर्मल होता है, जो पानी ठहर जाता है उसमें से बदबू आने लगती जी। है। तो वही हाल हमारे शरीर का भी होता है, वही हाल हमारे विचारों का भी होता है। विचारों को भी बहने दीजिए और शरीर को भी काम में लगाए लगाए रखिए। रहिए। और बहाने नहीं बनाना चाहिए कि ये बहुत अहम बात है कि कितने ही कामों को पूरा न करने या किसी दिशा में न जाने से हम बहुत सारे तर्क देते हैं कि भाई ये बात थी इस वजह से मैंने ये नहीं किया, या फिर ये ऐसा कुछ हो गया था कि मैं इस बात का कोई निर्णय ही नहीं ले पाया, या फिर मैं कर ही नहीं पाया। तो ये सब बहाने हैं नहीं करने के। लेकिन बहाने निर्णय का विकल्प नहीं हो सकते। किसी भी काम को पूरा करने की कोशिश करें, असफलता भी परिणाम ही होगी। यानी कि चाहे हमने काम किया और हमें लगा कि भाई जो हम इच्छित परिणाम थे वो नहीं मिले, असफल हुए, लेकिन वो भी तो परिणाम ही हुए। यानी कि हमने कुछ किया तो है ना। तो अकर्मण्यता से असफलता कहीं बेहतर होती है। जब हम पहल करते हैं तो बहाने खुद ब खुद नदारद हो जाते हैं और निर्णय लेने से सीखने की दिशा में नई कदम आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसे किस तरीके से करना है, ये हम अपनी मन से ना चल के हम दूसरों की जो राय रहती है, राय देने में तो लोग कई माहिर माहिर हैं। होते हैं। तो दूसरों की राय हम अपनाते हैं कि फलाने ने कहा है कि इस काम को इस तरह से करो, उस काम को उस तरह से करो। या फिर ऐसा भी तो सोचते हैं कि लोग कहेंगे कि अरे ये तुमने क्या कर डाला, ऐसा नहीं, हाँ। ऐसा, मतलब लोगों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। और इस सोच के कारण एक कारण ये भी हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हम दूसरों को खुश रखें, कि वो क्या सोचेंगे, ऐसा सोच के हम सोचते हैं कि दूसरे खुश रहेंगे तो चलो हम उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। जबकि उस काम से हमें खुशी नहीं मिलती, हम खुद दुखी रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया। लेकिन सच ये है कि दूसरों को खुश करने की हमारी ये नाकाम कोशिश होती है। जरूरी नहीं ऐसा करने से दूसरे भी खुशी रहेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि अपने बारे में खुद राय बनाएं। क्या सही, क्या गलत, क्या है, इसका निर्णय हम स्वयं करें और अपने आप को खुश रखें। बिल्कुल। और कुछ और छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रख करके हम अपनी उलझी ज़िंदगी को, या फिर यूँ कहें कि मुसीबतों से भरी ज़िंदगी को थोड़ा-सा सुलझी ज़िंदगी की तरफ और कदम हम बढ़ा सकते हैं। कि एक बात है कि हम समय कैसे बिताते हैं, इससे हमारे जीवन की प्राथमिकताएँ ज़ाहिर होती है। स्व-नियंत्रण खरा गुण होता है, यानी कि हम क्या-क्या कर रहे हैं इस पर लोग ध्यान देते हैं। जी। हाँ, और उसी से पता चलता है कि भई आप किस टाइप के हैं या आपका स्वभाव कैसा है, ये बात है। और परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, जैसा कि तुमने कहा कि लोग क्या कहेंगे इस बात को, लेकिन हम अपने आप पर नियंत्रण रखें। ये सोचें कि हमने जो किया वो क्यों किया, इसका परिणाम जो हुआ वो भी हम ही भुगतेंगे। और दूसरी बात कि अगर परिणामों से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम ये सोचें कि अब क्या बदलाव किया जा सकता है जिसकी वजह से अच्छे परिणाम या इच्छित परिणाम हमें मिले। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी बातें हैं अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये जो जीवन है ये सुखी जीवन या सुलझा हुआ जीवन बन सकता है। और कहते हैं ना कि एक संयमित और संतुष्ट मन ही सही निर्णय लेने के काबिल होता है। तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो है संवरिया नाही खबरिया, तो है संवरिया नाही खबरिया, तुम्हारे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी, हम हो गए परदेसी। तो है संवरिया नाही खबरिया, तुम्हारे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी, परदेसी हम हो गए परदेसी।
देखो आकांक्षा, हमें किसी के कहने पर परदेसी नहीं बनना है बल्कि अपने मन से जो चाहा, जो इच्छा हो उस हिसाब से हमें आगे काम बढ़ना करना है। है। और जी। ये उलझी और सुलझी ज़िंदगी की जो बातें हैं उस विषय पर हमारी एक सखी ने और हमें कुछ बात लिख कर के भेजी है कि सुलझे जीवन के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी यदि किसी की बातों को मन में रखता है तो हम अपने मन में उस बात को बैठा लेते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, जबकि अपने मन को समझाते हुए यह सोचा जाए कि सारी बातों में मेरा ही सुधार छिपा हुआ है और हमें सारी चीज़ों को सकारात्मक रूप में शामिल करना चाहिए। और जैसे कि एक कथन है, अगर हम पानी से भरा हुआ ग्लास 5 मिनट पकड़कर बैठते हैं, 10 मिनट या 1 घंटा पकड़कर बैठते हैं, तो हम उसे हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक उसे हम पकड़ करके नहीं बैठ सकते। वैसे ही परेशानियाँ होती हैं कि उन्हें भी हम अधिक देर तक अपने दिमाग में नहीं रख सकते। बिल्कुल, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन ये जो कहने में हमें ये ध्यान रखना है कि उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो हम अपने मन पर न पड़ने दें, हाँ। बल्कि उसमें से भी हम ये देखें कि उसमें से क्या पॉजिटिविटी हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल। और पॉजिटिविटी की जब बात चली है तो ये पॉजिटिविटी खान-पान पर भी लागू होती है हाँ। आकांक्षा, कि हमने देखा होगा आजकल कई लोग ये बात सोचते हैं कि नहीं, वहाँ से वो चीज़ या वो ब्रांड की चीज़ हमें लेनी है या वो खाने-पीने की चीज़ लेनी, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। जी। यानी ये जो ऑर्गेनिक शब्द है, ये पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ज़्यादा सुना है। क्यों? कि अब इसकी ज़रूरत महसूस होने हो लगी रही है। वैसे तो हम पहले कुछ सालों पहले की अगर बात करें तो पूरी तरह हम ऑर्गेनिक थे, लेकिन अब चूंकि कई सारे केमिकल का, फर्टिलाइजर्स का ऐसा हमने उपयोग शुरू कर दिया है खेती में कि वो अब उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो अब सामने आने लगे हैं और फिर से हम उन्हीं अपने पिछले जो संस्कार हैं उनमें लौटने की कोशिश करते हुए हम बार-बार ये कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ जी, चाहिए। आपने जैसा कहा कि कुछ सालों पहले तक हम जानकार थे। दरअसल हम अनभिज्ञ थे। हमें उस विषय में इतनी जानकारी ही नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, आपके कहे अनुसार जैसे-जैसे दुष्परिणाम सामने आने लगे, वैसे-वैसे हम जागरूक होने लगे। अब अधिकतर लोग सोचते हैं और चाहते भी हैं कि उनका जो खान-पान है या वो जो खा रहे हैं, अपने परिवार को जो खिला रहे हैं, बिल्कुल। जो बच्चे खा रहे हैं, वो अधिक से अधिक ऑर्गेनिक हो, यानी उसमें जो केमिकल की मात्रा हो वो वो कम से कम हो। से कम हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती में करियर के भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। जी। आज चूंकि मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम करियर से संबंधित बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में करियर की क्या संभावनाएं यहाँ पर नजर आती है, उस बारे में हम थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को देंगे। सबसे पहले तो बताते हैं कि जैविक खेती क्या है। तो जैविक खेती कृषि की एक ऐसी विधि है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक या पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक के बजाय प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जमीन की गुणवत्ता और उपजाऊपन बरकरार रहे। और सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक खेती उत्पादों का बाजार काफी बड़ा है, इसलिए जैविक खेती अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। और जैविक खेती ही क्यों? इसलिए क्योंकि कि मिट्टी, पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जैविक खेती बेहद जरूरी है। इससे न केवल उच्च गुणवत्ता युक्त, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ेगी, साथ ही साथ होगा क्या, हमारी जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसकी उर्वरता जो है उसमें भी सुधार होगा, वो बिल्कुल। बनी रहेगी। हाँ, यानी कि बहुत सारे केमिकल जब हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसकी गुणवत्ता या उर्वरकता उसकी कम हो जाती है। लेकिन जब प्राकृतिक तौर पर हम खेती करते हैं तो उससे उसकी गुणवत्ता पर असर नहीं होता है। और कुछ लोग जैविक खेती को एक आम प्रकार की खेती की तरह समझते हैं और सोचते हैं कि खेती करने से हमारा महत्व कम होगा, या सोचते हैं कि भाई ये भी कोई काम है। लेकिन आज बड़ी संख्या में किशोर वर्ग इस दिशा में अपना करियर बना रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी जरूरत भी बढ़ रही है और वैज्ञानिक नए अनुसंधान कर नई नई तकनीक की खोज में लगे हैं और ऐसे में युवाओं को आगे आना चाहिए। जैसा कि आज देखो राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम युवाओं की क्षमताओं के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, तो जब कोई भी नया काम, नई बातें या नई तकनीक की जब बात आती है तो उसमें युवाओं का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब तकनीक, जहां भी ये शब्द आ जाता है तो युवा नई तकनीक को जल्दी से अपनाने में या ज्यादा कुशलता के साथ करने में वो सक्षम होते हैं। इसलिए बात
यहाँ युवाओं की आती है। और वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारा जो ये पारंपरिक व्यवसाय है, जो कृषि है, अगर इसको युवा आगे आकर उसमें थोड़े नए तरीके लाकर नई खोज के साथ आगे इसको बढ़ाएंगे, तो सोचिए हम कहाँ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो जैविक खेती में करियर बनाने के लिए मिट्टी और फसलों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। कौन सी फसल किस मौसम में लगाई जाती है, किस फसल को कितनी पानी की जरूरत होती है, इन छोटी छोटी जो बातें हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जहां से इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी ली जा सकती है। बिल्कुल। और कई सारे कोर्स किए जा सकते हैं, जो कोर्स हैं उनकी अवधि भी अलग अलग होती है। और जैविक खेती के कोर्स की अवधि जो है वो 6 माह से शुरू होकर 2 साल तक की होती है, जिसके अंतर्गत डिग्री या डिप्लोमा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। और इन कोर्सेज की जो फीस है वो सभी संस्थाओं में अलग अलग होती है। वहीं कुछ बड़े महानगरों में जो एनजीओ भी होते हैं वो इसकी शिक्षा कई बार मुफ्त भी देते हैं, तो वो उनकी जानकारी आप प्राप्त करके वहां से भी ये जानकारी ले सकते हैं। और जैविक खेती का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले तो खेत या जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर खुद की जमीन ना हो तो भी शुरुआत में जमीन किराए पर लेकर भी काम शुरू किया जा सकता है। बाद में जैसे जैसे काम बढ़ने लगेगा, उत्पादन बढ़ने लगेगा, तो ज्यादा जगह लेकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब अनुभव की बात आती है आकांक्षा, तो वो तो सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। और इस काम की शुरुआत में अनुभव की जो जरूरत होती है, ऐसे में पहले किसी जानकार व्यक्ति की निगरानी में काम करना चाहिए और बाद में इस काम को जैसे ही आपको थोड़ी जानकारी इसकी मिले फिर खुद से ये काम आप शुरू कर सकते हैं। और वैसे कहते भी है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये कहावत यहाँ सटीक साबित होती है कि कोई भी नया काम करते समय थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जल्दी परिणाम न मिलने पर निराश हो जाते हैं और राह भटक जाते हैं, तो ऐसा ना करें, बल्कि थोड़ा धैर्य रखें, काम सीखें। और जो हमारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं या जो जानकार लोग हैं, उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना होता है, तो उस खजाने को आप प्राप्त करने की कोशिश करें, उसका इस्तेमाल करें और फिर देखिए कि जो परिणाम होंगे वो आपकी इच्छा के अनुरूप होंगे। बिल्कुल। कई जो जैविक खेती का कोर्सेज कराने वाले कई सारी संस्थाएं हैं, कई अच्छे संस्थान भी हैं जो समय समय पर ऐसे कोर्सेज करवाते हैं। और एक अच्छा करियर बनाने के लिए आप इन संस्थानों से कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स जो भी वहाँ पे उपलब्ध हो। तो ये जो जानकारी है, आप अपने निकटतम जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं या आपके निकटतम जो कॉलेजेस हैं, वहां जाकर आप जो कृषि विभाग है उसमें पता करिए कि वहां पे किस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कृषि से संबंधित कौन से डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज उपलब्ध हैं और कौन से कॉलेज में है, ये भी पता करके और आप वहां जाकर के इसमें एडमिशन लेकर के और कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम ये कर सकते हैं कि गीत सुन सकते हैं। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो
तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं मंजिल कहाँ दिल न जाने। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं मंजिल कहाँ दिल न जाने। जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। आहा हा 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 ला 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 ला। मंजू जी, हम कुछ भूल न जाएं या कुछ भुला न दें, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि वो जो बातें होती है ना जिन्हें हमें याद रखना है, जो जरूरी है, उनको हम कहीं अपनी यादों में बसा लें या कहीं ऐसी जगह रख लें जहाँ समय रहते हम उन्हें देख सकें या पढ़ सकें, ताकि याद आ जाए। बिल्कुल आकांक्षा, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ कि तुम डायरी लिखने की बात कर रही हो, है ना। और डायरी लिखने की जो बात है वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता का जो कमेंट है वो हम पढ़ के सुना देते हैं कि वो ये लिखती हैं कि मैं कुछ खास दिनों को ही लिखती हूँ, जैसे कहीं घूम कर आए हों या आज का दिन सबसे अलग अगर बीता हो तो ऐसे दिनों को मैं डायरी में लिख लेती हूँ। बिल्कुल सही है कि कुछ खास बातों को, अब रोज हमने क्या सब्जी खाई, क्या रोटी खाई, क्या पहना है, वो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ डायरी लिखने का मतलब ही यही होता है कि कुछ खास लम्हों को हम सहेज के रख लेते हैं अपनी डायरी में। और जब लिखते हैं तब तो शायद उसके महत्व को हम नहीं समझ पाते, या 2 दिन बाद भी नहीं, लेकिन 2, 3, 4 साल बाद जब हम अपनी डायरी के उन पन्नों को पलटते हैं और उन बातों को पढ़ते हैं तो हमें अनायास ही ख्याल आता है, अरे हाँ 4 साल पहले तो मैं यहाँ था, ये खाया था, या फिर ये कुछ खास बात हुई थी, या इस बात ने मुझे प्रेरणा दी थी, या इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली थी, या इस बात के लिए मुझे तोहफा दिया गया था। तो ये जो बातें हैं ये हमें एक अलग उत्साह से भर देती है आगे चल करके, इसलिए डायरी लिखना जरूरी है। बिल्कुल, साल गुजरता है, समय बदलता है, तारीखें बदलती हैं, लेकिन जो वक्त है वो वैसा ही होता है। नया दिन आता है, फिर सुबह सूरज निकलता है, दिन भर में कुछ बातों, कुछ यादों और कुछ लम्हों के साथ सूरज डूब जाता है, दिन बीत जाता है। तो इस गुजरे हुए दिन में अगर कुछ खास लम्हा या कुछ खास घटनाएं हुई हैं तो उन्हें हमें अपनी डायरी में बिल्कुल लिख लेना चाहिए। हाँ, और डायरी जो होती है वो निजी जर्नल की तरह होती है। ये न सिर्फ गहराई से मंथन करने का मौका देती है हमें, बल्कि निरंतर सुधार के लिए भी हमें प्रेरित करती है। अगर खुद में सुधार नहीं कर पाएंगे तो अगले दिन को हम बेहतर नहीं बना पाएंगे। यानी जीवन में सुधार करने का एक जरिया होता है डायरी। और इसके अलावा लिखने की थोड़ी आदत भी बनी रहती है, क्योंकि आजकल लोगों को लिखने की आदत बहुत कम हो गई है। छूटती जा रही है।
पहले तो जैसे हम चिट्ठी पत्री भी लिख देते थे तो भी थोड़ा लिखना हो जाता था, लेकिन आजकल तो क्या होता है कि हर एक के हाथ में मोबाइल होता है और उस पर मैसेज या वॉइस मैसेज या फिर यूं कहें कि वीडियो कॉल इतनी आसानी से लग जाते हैं कि अब तो चिट्ठी पत्री लिखने की भी कोई खास आवश्यकता पड़ती नहीं है, या कोई और भी बातें अगर हमें सहेजनी हो तो हम लिखना पसंद ज्यादा नहीं करते हैं। जी। तो इस बहाने थोड़ी आपकी लिखने की आदत भी बनी बनी रहेगी। रहेगी। और हम जब लिखने बैठते हैं अक्सर ये उलझन सी आने लगती है कि हाँ चलिए आज से हम अपनी डायरी लिखना हाँ। शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है दिमाग में क्या लिखें? वो हाँ कि हम लिखें तो क्या लिखें। हाँ। तो भाई जो अच्छी फिल्में देखी हैं, कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके साथ उस दिन घटित होती हैं, वो लिख सकते हैं। कई अच्छी फिल्में देखी हैं, आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हो, या इस साल में आपको क्या पसंद आया या क्या नहीं पसंद आया, आपकी क्या हॉबीज रही, क्या रुचियां रही, इन बातों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और थोड़ी सी बातें होती हैं जो कभी कभी थोड़ी सी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ समय बीतने के बाद जब हम डायरी के अपने पन्ने पलटते हैं ना, तो हमें इनका महत्व समझ में आने लगता है। कई बार ऐसे लेखे जो कि हमें चौंका भी देते हैं और हमारे अंदर जो इस समय के बीच जो बदलाव आए हैं वो हमें खुद भी पता चलते हैं और रोमांचित भी करते हैं। हाँ, हम सोचने लग जाते हैं कि अरे हमने कभी ऐसा भी किया था, या हम ऐसा भी सोचते थे या ऐसा भी करते थे। तो ये जो बातें हैं ये बहुत रोमांचित करती है। और इसके अलावा हमें अपनी गलतियों को भी लिख लेना चाहिए आकांक्षा, कि जीवन में गलतियां होती हैं, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो उन गलतियों का जिक्र करें ताकि वो हमेशा याद रहेंगी। और साथ ही सराहनाओं को भी हमें संजो कर रखना चाहिए। हमें मिलने वाली जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्स है, उनको भी हमें डायरी में जरूर लिखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आने वाले जीवन में कोई कठिनाई आती है तो ये जो सराहना है ये बहुत संबल का काम करती है। जैसा कि कहा कि कुछ सालों बाद जब हम डायरी के पन्ने पलटते हैं और तब हम ये देखते हैं कि अच्छा हमने ये काम किया था तो ये इतने अच्छे हमको कॉम्प्लीमेंट मिले थे, तो जब वो कठिन समय आएगा तब ये एक संबल का काम करेगी। और जब आप डायरी के पन्ने पलटेंगे तो साहस मिलेगा आपको इन बातों से, और चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम फिर से तैयार हो जाएंगे। इसलिए भी डायरी लिखना जरूरी है। जी, बीते साल में जिन लम्हों से सच्ची खुशी महसूस हुई हो, हम उसे डायरी में लिखें। फिर चाहे छोटी सी पिकनिक हो या कोई मौका हो जन्मदिन का, या कोई छोटा सा गेट टुगेदर हो हमारे अपनों का, तो इस तरह हम सच्ची खुशी की परिभाषा को भी समझ पाएंगे। कुछ प्रेरक वाक्यों का भी हम संग्रह कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब प्रतिकूल मनस्थिति होगी हमारी, तो और मन में बुरे या नकारात्मक विचार आएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी आशा की किरण भर जरूरी होती है। और डूबते को तिनके का सहारा है ना। और ऐसे में जब हम ढूंढने जाते हैं कि कुछ सकारात्मक हम पढ़ लें, कुछ अच्छी चीज कहीं से आ जाए, तो वो जल्दी से मिलती नहीं। उस समय काम आएगी आपकी ये डायरी। तो इसलिए जरूरी है कि जो अच्छी चीजें हैं, सकारात्मक वाक्य हैं, इन्हें हम अपनी डायरी में लिखें। प्रतिकूलता में ऊर्जा देने के लिए एक विचार ही काफी होता है। बिल्कुल। और बीते सालों में जो भी छोटे मोटे सरप्राइज हमें मिले उन्हें भी हमें लिख लेना चाहिए, ताकि जब भी डायरी के पन्ने पलटे तो खुशी के मौके हमें तलाशने न पड़े। क्योंकि जब हम तलाशने जाते हैं तो खुशी का कोई मौका, कोई अवसर या कोई वाक्य हमें नहीं दिखाई देता है। तो कुछ ऐसे वाक्यों को भी हमें सहेज करके रख लेना चाहिए कि वो हमें पढ़ते ही बिल्कुल हमें जोश से भर दें और उस परिस्थिति का मुकाबला करने का संबल दें। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है।
चलता रहेगा, नए जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के 100 बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं वे सहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके छू ले, मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो। तो ये बड़ा मीठा सुरीला प्यारा सा गीत हमने सुना। और प्यार तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना आकांक्षा, कि कभी वो जुदा ना हो। ऐसा ही प्यार सर्दी के मौसम में सब्जियों से भी होता है ना। कि तुमने अगर बाजार में नजर डाली होगी तो तरह तरह की सब्जियां अभी मार्केट में उपलब्ध है, और हरी पत्तेदार सब्जियां या फली वाली सब्जियां या जड़ वाली सब्जियां, और इतनी प्रचुरता में है कि सोचते हैं कि क्या बनाएं, क्या खाएं और क्या छोड़ दें। और मुझे सबसे अच्छी बात सर्दियों की ये लगती है कि जब बाजार में जाओ ना मंजू जी, सब्जियां खरीदने, तो तरह तरह के रंग दिखते हैं सब्जियों के रूप में। थैला भर जाता है, उठाने की अब हिम्मत नहीं रहती, लेकिन सोचते हैं ये भी ले ले। सेहत के लिहाज से हम सोचते हैं कि भाई अभी अच्छी सब्जियां मिल रही है तो ले लो, सेहत बना लो, फिर बाद में मिले ना। यानी जब गर्मी आ जाती है तो सब्जियों की थोड़ी कमी हो जाती है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, है ना। तो इस समय बाजार में सब्जियों की प्रचुरता, और विशेष तौर पर जो जड़ वाली सब्जियां है ना, वो बहुतायत में मिल रही है। सर्दियों में जड़ वाली जो सब्जियां आती है उनमें विशेष तौर पर गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सभी सब्जियां हैं, और ये बड़ी स्वास्थ्यवर्धक भी होती है ना। बिल्कुल, और इनकी विशेषता ये होती है कि जड़ उनका खाने लायक हिस्सा है, और बाकी पौधों की जड़ें या तने को खाने के बारे में हम सोच नहीं सकते, पर जो रसीली मीठी जड़ें आजकल हम बड़े मजे से खा रहे हैं, वो एक तरह से देखें तो कुदरत का करिश्मा ही है। बिल्कुल, हम आमतौर पर हम उसका फल खाते हैं, है ना, जो भी ऊपर लगता है सब्जी होती है या पत्ते, लेकिन इसमें जड़ खाई जाती है। और दरअसल प्रकृति की कुछ विशेष व्यवस्थाओं के कारण ये जड़ें इस लायक बन जाती कि हम इन्हें बड़े आराम से खा सकते हैं। और इनमें से कुछ हम सलाद के रूप में भी खाते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब हम सलाद के रूप में खाते हैं ना। और वैसे तो पत्तियों का काम होता है अपने पौधों के लिए भोजन बनाना, और इसके लिए कच्ची सामग्री यानी कि पानी और खनिज पदार्थ उपलब्ध करवाने का काम जड़ें करती है। लेकिन कुछ मामलों में कुदरत ने इन जड़ों को ही भोजन संग्रह करने का काम सौंप दिया, और इस तरह ये जड़ें गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, शकरकंद के रूप में हमारे सामने आई, और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखें तो इनमें तना या तो होता ही नहीं है या बहुत ही छोटा होता है। इस कारण इसमें मुख्यतः दो चीजें होती हैं, पत्तियां
और जड़ें। और पत्तियां सीधे जड़ों से जुड़ी होती हैं और अपने द्वारा बनाया गया जो भोजन है वो सीधे जड़ों तक पहुंचाती हैं। हाँ। तो इन जड़ों वाली जो सब्जियां हैं, या इनको हम सलाद के रूप में भी खाते हैं या सब्जियों के रूप में भी खाते हैं, तो इन्हें देखकर हमारे मन में भी ये बात आती है कि ये कितने रंगों की हैं। लाल हैं, नारंगी हैं, जामुनी हैं, सफेद हैं, ऐसे अनेक रंग होते हैं। हमारी जो थाली होती है इन दिनों वो रंगीन सी होती है। हाँ, और ऐसा कहते भी हैं कि जो हमारा भोजन होता है वो जितने ज्यादा रंगों वाला होगा उतना ही हमारा जीवन रंगीन बनेगा। जीवन रंगीन होने से मतलब ये कि वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी साबित होती है। इसलिए विभिन्न रंगों की सब्जियां या फिर फल हमें खाने चाहिए। जी। और ये जो रंग हैं ये एंथोसाइनिन और कैरोटीन नामक पदार्थों से मिलते हैं। और इन पदार्थों से केवल रंग ही नहीं मिलता बल्कि इन सब्जियों को सुरक्षा भी उससे मिलती है। जैसे कि ये जमीन के नीचे होती है तो हमने देखा होगा कि वो कीड़े नहीं लगते उसमें। तो ये सभी रंगीन पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जमीन के भीतर इन जड़ों की कीटों और फफूंद से सुरक्षा देते हैं और यही वजह है कि इनमें कीड़ा नहीं लगता है। तो मंजू जी, आप, मैं और हम सभी सखियां ये प्रण करें कि जाड़े में ये जो जड़ों वाली सब्जियां हैं इनका प्रयोग करें सलाद के रूप में या चाहे जैसे भी, और जो पौष्टिकता है हाँ। ताकि वो हम तक पहुंचे सीधे रूप में। बिल्कुल। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भी होगा तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारो दिल के मालिक होकर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से, सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले। जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके
आकांक्षा अब हम भी चल देते हैं। लेकिन हम सखियों के दिल के टुकड़े टुकड़े करके नहीं जाएंगे, कल बिल्कुल फिर नहीं। उनसे मिलेंगे। हाँ, हम इस आश्वासन के साथ जा रहे हैं कि कल फिर सखी सहेली कार्यक्रम होगा, उसमें कुछ सखियों से मुलाकात होगी आपकी और नई नई बातें होगी। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।